आज आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये आपको समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, तो सभी मुझे ध्यान से सुने, ठीक है। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फर्स्ट ऑफ ऑल, राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, समर्पण की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये इस चैप्टर में आएगा। सबसे पहली जो क्रांति हुई थी, पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई थी, वो थी फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जो आपके 9th सिलेबस में है, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि कैसे राजा के एक तंत्र को समाप्त करके जनता ने, जो राजा का एक तंत्र था, यानी कि उसी के द्वारा चलाए गए जो नियम कानून होते थे, उसका विरोध करके जनता ने कैसे पूरे देश के लिए एक संविधान का निर्माण करवाया और अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद का विकास किया। जब फ्रांस की क्रांति खत्म हुई तो सभी जो देश थे, यानी कि पूरे विश्व में कई ऐसे देश थे जो फ्रांस की क्रांति से काफी कहे तो प्रोत्साहित हुए। उन्हें भी लगा कि हाँ, उनके देश में भी क्या है, कई सारे चेंजेस ऐसे होने चाहिए जैसे कि फ्रांस में हुए हैं, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये इसमें बताया जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जैसे यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्य उदय नेतृत्व। आवाज क्यों आ रही है? क्रांति ने आधुनिक राष्ट्र के लिए ठीक है। राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्र और राज्य का उदय कैसे हुआ ये बताया जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया, यानी कि फ्रांस में जो एक तंत्र चलता था, राजा के नियम कानून चलते, तो उस पर सवाल उठाए गए। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसे नए विचार प्रस्तुत किए, ठीक है। किसी ध्वज होता है वो उस देश के बताया जाता है कि हाँ, जबकि भारत का जो ध्वज झंडा है उसमें बताया जाता है राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाया जाता है, उसमें सम्मिलित किया गया है। लगभग किसान का भी, उसमें किसान को भी सम्मिलित किया गया, जो हरियाली दिखाई गई है, शहीदों को सम्मिलित किया गया, उसमें काफी सारे, मतलब एक ध्वज जो है वो पूरे देश की व्याख्या करता है। सेम ऐसा ही फ्रांस में हुआ था कि उन्होंने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा और एक नए ध्वज का निर्माण भी किया। एक समान कानून के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की, क्षेत्रीय बोलियों को निराश किया गया, यानी कि लोग क्या कर सकते थे, अब उन्हें केवल बोल सकते थे, बाकी अलग अलग क्षेत्र की जो भाषाएं थी उनको अनुमति नहीं थी, ठीक है। उनको राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। और पेरिस में बोली एवं लिखी जाने वाली फ्रांसीसी को देश की एक सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। फ्रांस की अब एक ही भाषा थी और वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन जो था उसने अपने खुद के कानूनों की एक संहिता बनाई थी। तो क्या थे उसके कानून? नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। लोकतंत्र जानते हैं, ऐसा तंत्र जिसे लोगों के द्वारा चुना जाता है, शासन तंत्र। तो नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया, लेकिन इसने प्रशासनिक क्षेत्र में कई क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश भी किया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे सामान्यतः नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। देखिए, जो नेपोलियन संहिता थी उसमें सबसे पहले क्या किया गया, जन्म के समय विशेषाधिकार। मान लीजिए एक राजा का पुत्र है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है तो ये डिसाइड हो जाता है कि भाई राजा का जितना भी उत्तराधिकारी राजा का यही होगा। तो जन्म के समय जो विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते थे किसी व्यक्ति को, वो सारे खत्म कर दिए नेपोलियन संहिता में नेपोलियन ने। साथ ही कानून के समक्ष समानता की स्थापना की। कानून की नजरों में सभी क्या है, समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। संपत्ति एवं प्रशासनिक विभागों के अधिकार को सुरक्षित कर दिया, सामंती प्राणी को समाप्त कर दिया गया और किसानों द्वारा दिए जाने वाले
दासत्व और जागीरदारी शुल्कों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो किसानों द्वारा काफी सारी टैक्स वसूला जाता था, उनकी कभी उनकी फसल की पैदावार को लेकर, कभी जमीन के हिस्से को लेकर उनसे टैक्सेस वसूले जाते थे, तो वो भी खत्म किए गए। शहरी क्षेत्रों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यानी अब जो शहरों में जो मजदूर थे वो भी क्या थे, एक समान थे, उनकी भी श्रेणी हटा दी गई थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सब नहीं था। और परिवहन एवं संचार प्रणाली में सुधार हुआ। सार्वभौमिक कानूनों की स्थापना हुई। मानवीकृत भार और उपायों तथा सामान्य राष्ट्रीयकृत मुद्रा से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ। ये सारा था नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए थे। ठीक है, उसने कौन कौन से बदलाव किए थे। भले ही उसने लोकतंत्र को समाप्त किया था, लेकिन कई उसने ऐसे बदलाव किए थे जो यूरोप के समाज में बहुत ज्यादा जरूरी थे, फ्रांस के समाज में ज्यादा जरूरी थे। यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों, डचों और कैंटनों में विभाजित था। ठीक है, जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड था, ये क्या था, अलग अलग ग्रुप में, यानी कि अलग अलग कहें तो अलग अलग धर्म से रिलेटेड लोग क्या थे, यहाँ पर बसे हुए थे। डच कैंट में विभाजित था, जिसके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया, अपने लिए अलग अलग राज्य बसाए। उन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक अन्य आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को, यानी लोगों को भी लगने लगा कि हाँ, अब उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। नए मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, एक ऐसे हुआ राष्ट्रवाद के लिए उदारवाद की विचारधारा का प्रसार, की नई भावना और वियना की संधि, क्रांतिकारियों का उदय। क्रांतिकारियों का उदय। कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। देखिए, जिसके पास जमीन होती थी वो यूरोप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भाग औद्योगिक इकाइयों से शहरों का विकास हुआ। जब यूरोप में उद्योग धंधे खुले तो इससे क्या हुआ, जो वहां के गांव और शहर थे उनका भी धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। देखिए, जब उद्योग नए नए लगते हैं तो उसमें श्रमिक भी आते हैं, उद्योगपति भी आते हैं खोलने के लिए, और भी कई लोग क्या है आपस में जुड़ते हैं किसी एक काम को खत्म करने के लिए। तो जब उद्योग खोलेगा तो उसमें ये सभी लोग क्या है अस्तित्व में आए। कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात, कुलीन कौन होते थे, जो चर्च से संबंधित होते थे, वो कुलीन वर्ग कहा जाता था। विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार ये हो। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राष्ट्रीय एकता उदारवाद की विचारधारा से अधिक जुड़े थे। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। उदारवाद का मतलब क्या था, यानी कि सभी के लिए आर्थिक मौके बराबर के हो, प्लस कानून के नजर में सभी क्या है समान हो, ये उदारवाद था। तो राष्ट्रवाद भी क्या था, इससे जुड़ा हुआ था। फ्रांस में वोट देने का, निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वालों को दिया गया था, जो कि यूरोप के लोग गलत मानते थे। उनका मानना था कि वोट पर आई थी, यानी वोटिंग का अधिकार भी सभी को होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। फ्रांस में केवल वही वोट दे सकते थे जिनके पास क्या है, अधिक पैसा है, तो वो वोट दे सकते थे। वही वोट देंगे तो इलेक्शन भी क्या होगा, उन्हीं के अनुसार ही इलेक्शन लड़ा जाएगा या जीता जाएगा। तो संपत्ति विहीन जो जिनके पास पैसा नहीं था वो वोट नहीं दे सकते थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आजादी के पक्ष में था। साथ ही यह राज्य द्वारा लगाए गए वस्तुओं और पूंजी के आगमन के नियंत्रण को समाप्त करने के भी पक्ष में था। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल बेराइन का गठन किया गया। एक
संघ था ये, जिसमें क्या था, शुल्क संघ, पैसे से संबंधित संघ था, जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया। शुल्क अवरोध यानी कि जो पैसे पर जो नियंत्रण किया जाता था, पूंजी पर जो अधिक, यानी कि मुद्रा जो था उसका जो, जैसे कि रुपया और डॉलर में अंतर होता है, सेम ऐसे ही जो मुद्रा थी तो उसमें भी क्या था, उसके भी मूल्य में क्या है, बढ़ोतरी कर दी गई। 1815 के बाद एक नया संरक्षण, 1815 यानी कि जो नेपोलियन था वो वाटरलू के युद्ध में 1815 में हार गया था, तो उसके बाद संरक्षण लागू किया। यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित, रूढ़िवादी यानी कि जो अपने अतीत से कुछ सीखना चाहते थे, अपने अतीत को ही वर्तमान, मतलब वर्तमान बदलना चाहते थे, लेकिन उसमें जड़ें किसकी हो, अतीत की जड़ें हो, वो रूढ़िवादी समूह था। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। यूरोपीय शक्तियों जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधित्व ने यूरोप के लिए समझौता करने के विषय में वियना से मुलाकात की। देखिए, यूरोप में कई सारी शक्तियां थी, यानी देश थे उसके, कौन से, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने क्या है, सामूहिक तौर पे युद्ध करके नेपोलियन को परास्त किया था। तो अब यही क्या थे, एक समझौते के लिए वियना में इन्होंने संधि की। तो वियना की जो संधि थी उसकी मुख्य बिंदु क्या थे, ठीक है, इन लोगों के बीच में संधि हुई, कौन सा, ब्रिटेन, प्रसा और आपका ऑस्ट्रिया, रूस। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया जाए, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो राजवंश था, लुई 16 का बुर्बो राजवंश था, उसको सत्ता में फिर से लाया जाए। फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। भविष्य में इसके विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं का एक अलग श्रृंखला की स्थापना की गई। प्रशा की पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि फ्रांस जो था, तो उसमें एक उनकी सीमाओं को, उस फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए उसकी नियंत्रण रेखा तय कर दी गई और प्रशा को कई नए क्षेत्र क्या है दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया जो था उसमें उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। ठीक है, उसने, जो नेपोलियन था उसने एक महासंघ का गठन किया था, जर्मन महासंघ का गठन किया था, उसमें 39 जो राज्य थे उन्हें पहले की तरह ही उस संघ में रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दिया गया, जबकि प्रशा को सेक्सनी का एक भाग दिया गया। जब सभी लोगों ने नेपोलियन को हराया तो नेपोलियन ने जितने सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया था फ्रांस के, वो जो जिन्होंने युद्ध किया था उस ग्रुप ने आपस में अपने बांट लिए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना, तो यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासक निरंकुश शासक था, लेकिन उदार राष्ट्रवादियों ने वियना सम्मेलन के बाद स्थापित राजशाही रूपों का विरोध किया और विश्वास किया कि राष्ट्र राज्य का निर्माण आवश्यक है। अब जो यूरोप के जो उदारवादी शासक थे उन्हें ये लगने लगा कि हमेशा किसी देश की बागडोर राजशाही परिवार में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने राजशाहों का विरोध करना शुरू किया। क्रांतियों का युग, यूरोप में अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, जैसे इतालवी और जर्मन राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड, ये फ्रांस। देखिए, कई ऐसे राज्य थे जो क्या है क्रांति से जुड़े हुए थे। प्रथम विद्रोह में फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला, जिसमें बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में लोगों ने विरोध करना शुरू किया। अब उसके बाद क्रांतियों का युग हुआ, यानी कि कई सारे और देश चाहते क्रांति करना चाहते थे और अपने एक देश को एक अलग पहचान देना चाहते थे। ठीक, तो इसमें जो बेल्जियम, जो ब्रुसेल्स था, बेल्जियम की राजधानी थी, उसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से उसको अलग कर दिया गया। ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हुआ और 1832 में कुस्तुंतनिया की संधि
ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ग्रीस को मान्यता दी, यानी कि इसने युद्ध शुरू किया, क्रांति शुरू किया 1821 में ग्रीस ने, और 1832 में वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसको मान्यता दी गई। राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, यानी कि लोगों को कब लगा कि उन्हें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कला, कविता, कहानियां, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। ठीक है, केवल लड़ाई के माध्यम से या क्षेत्रीय विस्तार से राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं हुई, बल्कि इसके लिए कई कहानियां, कविताएं और जो कला होती है उससे भी इसको सहायता मिली। प्रेम पूर्ण कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की महिमा की आलोचना की। भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने राष्ट्र के आधार के रूप में एक सामूहिक विरासत की भावना पैदा करने का प्रयास किया। जर्मन दार्शनिक योहन गोटफ्रीड हेंडल ने दावा किया कि सामान्य लोगों के बीच जर्मनी संस्कृति निहित है। पोलैंड, जो अब एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई हुई थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखी गई। यूरोप की जनसंख्या क्या थी? काफी तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगे। 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करके तैयार माल लेते थे, परंतु मूल्य बहुत कम देते थे। देखिए, किसी व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो एक हद तक हो तो वो सहन भी कर ले, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होती थी। ऐसा ही वो बुनकरों के साथ हुआ था कि जो उद्योगपति जो थे उनको कच्चा माल देते थे और तैयार माल ले लेते थे, लेकिन उसकी जो मूल्य देते थे वो बहुत कम होता था। इसलिए उन्होंने, जो बुनकर थे सिलेसिया के, उन्होंने विद्रोह किया था उद्योगपतियों के प्रति। 4 जून दोपहर के 2 बजे बुनकर अपने ठेकेदारों की हवेली पर एकत्रित हुए और अधिक वेतन की मांग की। ठेकेदारों द्वारा बुनकरों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और उन्हें धमकियां भी दी गई। 1848 में भोजन की कमी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण पेरिस की जनसंख्या सड़कों पर आ गई। जगह जगह प्रतिबंध लगाए गए और लुई फिलिप को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया तथा काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया। अब जी जगह जगह जो विद्रोह होने लगे तो उससे जो नेशनल असेंबली थी उसने एक गणतंत्र की घोषणा की और साथ ही साथ जो 21 वर्ष से ऊपर जो वयस्क पुरुष थे उन्हें भी मताधिकार के लिए मान्यता दे दी गई। हो गया, कई लोगों ने अपने हक के लिए लड़ना भी शुरू कर। अब 1848 की उदारवादियों की क्रांति थी वो ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य में उदारवादी मध्य वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने संविधानवाद की मांग को राज्य के निर्माण की मांग के साथ जोड़ दिया। यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित थी। मई क्रांति 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंक फ्रंट संसद मान लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए। मई की जो क्रांति थी उसमें क्या हुआ कि जो फ्रैंक फ्रंट संसद थी उसमें एक जुलूस निकाला गया और उसमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाना प्रारंभ किया तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। भाई जिस व्यक्ति को चुना गया था देश को संभालने के लिए वही उसका विरोधी बन गया। किसके साथ? विरोधी लोगों के साथ। संसद के मध्यम वर्ग का वर्चस्व था जो श्रमिकों और कारीगरों की मांगों का विरोध करते थे। संसद में उन लोगों की बहुत ज्यादा संख्या थी जो चाहते थे कि श्रमिकों को क्या है, उनकी जो अधिकार और मांगे हैं जो वो चाह रहे हैं वो क्या है, नाजायज है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। परिणाम स्वरूप इन वर्गों ने उनके समर्थन को खो दिया था। अतः में सैनिकों को बुलाया गया और विधानसभा को भी स्थापित करने के लिए
मजबूर किया गया। महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार जारी करना, देखिए महिलाओं की स्थिति तो काफी ज्यादा खराब थी, उनको वोटिंग का राइट भी नहीं था। और तो फिर देखते हैं कि इसमें राजनीतिक अधिकार फिर कैसे मिले उन्हें। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा उदारवादी आंदोलन के अंदर वास्तव था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने वर्षों से सक्रिय रूप में भाग लिया। महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संगठनों की स्थापना की, अखबार निकाले और राजनीतिक सम्मेलनों में भाग लिया। 1848 में रूढ़िवादी बल उदारवादी आंदोलनों को दबाने में सक्षम थे, लेकिन वे पुराने आदेश सकते थे। एवं बंधुआ दोनों को कर दिया गया। ने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना शुरू किया, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम